नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। आज का जो यह वीडियो है वो उन कई छात्रों के मांग पर है, उन कई छात्रों के बार बार कहने पर है जो यूपीपीसीएस, बीपीएससी और आगे चल के आरएएस में इंटरव्यू देने वाले हैं। यूपीपीसीएस के कुछ बच्चों के तो इंटरव्यू हो भी गए हैं और बच्चे थोड़ा मुझसे नाराज़ भी होंगे क्योंकि मैंने पहले इस पर कोई भी वीडियो बनाने से मना कर दिया था। हमने कहा टाइम सही नहीं है क्योंकि अब बीच में आ चुका है, लेकिन फिर भी आज एक वीडियो मैं आपको अपलोड कर रहा हूँ। एक्चुअली जो आज का यह वीडियो होगा, यह वीडियो इस पर समर्पित है कि आखिरकार आयोग साक्षात्कार लेती क्यों है। क्या ज़रूरत पड़ती है कि आयोग आपसे या आपको प्रत्यक्ष बुला करके जानने का प्रयास करती है आपके बारे में, या वो क्यों तीसरे स्टेज को इस एग्ज़ाम में रखती है। दोस्तों, कोई भी आयोग की परीक्षा 3 चरणों में होती है। प्रीलिम है, मेंस है और फिर उसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट है, व्यक्तित्व परीक्षण है। इसे आप इंटरव्यू या साक्षात्कार भी कह सकते हैं। साक्षात्कार और व्यक्तित्व परीक्षण में यद्यप थोड़ा सा अंतर होता है, इस पर हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। आज इस वीडियो का विषय यह नहीं है। तो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो होता है, जो प्रारंभिक परीक्षा होती है, उसमें जो पेपर होता है उसे आप ध्यान से देखें तो 2 पेपर होते हैं। एक जीएस का पेपर होता है और एक मानसिक योग्यता का पेपर होता है, एप्टीट्यूड का पेपर होता है। इन दोनों पेपर में आपको बहुत सारे कथन दिए जाते हैं, बहुत सारे डेटा, बहुत सारे आंकड़े दिए जाते हैं और कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन भी होते हैं। तो इन प्रश्नों के पूछे जाने का जो मुख्य उद्देश्य है यही है कि जो परीक्षार्थी है पहले चरण में, उसके अंतर्गत गंभीर और अगंभीर परीक्षार्थियों को छांटा जा सके। क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में तो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो ट्रायल के नाम पे भी फॉर्म भर देते हैं और परीक्षा आगे चल के नहीं देंगे। तो पहले तो गंभीर और अगंभीर विद्यार्थियों को अलग किया जाए और दूसरी चीज़ यह देखी जाए कि आखिरकार जो अभ्यर्थी है, जो परीक्षार्थी है, वह आंकड़ों, जब बहुत सारे आंकड़े उसके पास आते हैं तो वह उन आंकड़ों में से उचित आंकड़ों को समझ पाता है या नहीं, सही डेटा का चयन कर पाता है या नहीं। जब बहुत सारे कथन हों जिनमें कि कन्फ्यूज़न हो, उनमें भी वो सबसे बेहतरीन कथन चुन पाता है या नहीं, या फिर दिए गए समय में वह कई विकल्पों में से सही विकल्प चुन पाता है या नहीं। तो इसके द्वारा आपकी कुछ सीमित योग्यताओं के बारे में पता लगाया जाता है। तो पहली तो योग्यता हो जाती है आपकी मेमोरी, आपकी स्मृति की परीक्षा हो जाती है, कितनी चीज़ें आप रिकॉल कर पाते हैं। दूसरा कि बहुत सारे डेटा और बहुत सारे कथनों के बीच में आप उचित कथन का चयन कैसे कर पाएंगे, अर्थात आप नीर क्षीर विभेदी कैसे हो पाएंगे और दिए गए समय में, जबकि आप पर दबाव हो तब भी आप सही कथन का चयन कर पाएँ। इसका मतलब है आप दबाव में भी काम कर पाएंगे और बहुत सारे डेटा चीज़ें आपके पास हों, उसमें भी आप सही सूचनाओं को छांटने की क्षमता रखते हैं। तीसरा कि दिए गए समय में दबाव को आप कैसे झेल पाएँ। तो जब इन तीनों चीज़ों की जो परीक्षा है वो प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत हो जाती है और आप उसे उत्तीर्ण कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं उनमें ही यही क्षमता थी, औरों में भी ये क्षमता होती है, लेकिन दिए गए समय में कितनी दक्षता के साथ इस क्षमता का प्रदर्शन होता है वो प्रारंभिक परीक्षा में तय हो जाता है। और जब आप मुख्य परीक्षा में गए तो मुख्य परीक्षा जो होती है वो मुख्यतः आपके विश्लेषणात्मक परीक्षा होती है, सब्जेक्टिव परीक्षा होती है, अर्थात आपको उसमें लेखन करना होता है, कई विषय होते हैं, निबंध होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि अभ्यर्थी की उस योग्यता का परीक्षण किया जाए जिसमें वह किसी भी चीज़ का विश्लेषण करने की क्षमता रखता है या नहीं, अर्थात वह किसी भी वस्तु के सभी पक्षों को देखकर उनको सिलसिलेवार तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता रखता है या नहीं। वो केवल रटा हुआ तो नहीं है। प्रिलिमिनरी में आपकी स्मृति देख ली गई, लेकिन यहाँ पर आपकी स्मृति ही नहीं, स्मृति के साथ आपके अंदर आपकी जो त्वरित बुद्धि है
उसका भी ज्ञान वो ले लिया जाता है, क्योंकि यूपीएससी या यूपीपीसीएस या किसी भी इस तरह के सिविल सेवा परीक्षा में जब आप उत्तीर्ण करके जाएंगे तो कई ऐसी घटनाओं का आपका सामना करना पड़ेगा जहां आपको कई छुपे हुए तथ्यों के बारे में भी सोचना पड़ सकता है। छोटी सी जानकारी से आपको एक वृहद परिदृश्य का निर्माण करना पड़ सकता है। तो मेंस की परीक्षा आपके व्यक्तित्व के इस हिस्से को चेक कर लेती है। अब आती है बारी साक्षात्कार की। साक्षात्कार में वास्तव में यह देखा जाता है कि वह अभ्यर्थी जो स्मृति में अच्छा है, जो बहुत सारे डेटा में से सही डेटा का चयन कर पाता है, जो विश्लेषण की क्षमता रखता है, जो सभी पक्षों को सिलसिलेवार तरीके से प्रस्तुत कर सकता है, ये तो तब है जब उसे वास्तविक दबाव में नहीं रखा गया, जब सामने बुलाकर नहीं पूछा गया। वह तो अपने पूर्व ज्ञान के अर्जन से यह कार्य कर सकता है। अब बुलाया जाए इस विद्यार्थी को, इस परीक्षार्थी को, कि इसको सामने बैठाया जाए और सामने बैठकर आई टू आई कांटेक्ट के साथ बात की जाए। जैसे मान लीजिए आप किसी को बहुत पसंद करते हैं तो बैठ कर उसके लिए लेटर आप चाहें जितना बड़ा लिख दें, लेकिन कई बार होता है कि जब आप उसके सामने जाकर अपनी बात कहना चाहते हैं तो आप चाहे जितने भी बड़े वक्ता क्यों न हों, जुबान से आपके कुछ भी नहीं निकलता। आप लेखन में बहुत अच्छे हैं, आप कहा जाए कि लेखनी आपकी तलवार की तरह चलती है, लेकिन आप लेखनी के ही शेर हैं। जब आई टू आई कांटेक्ट होकर सामने बात करनी पड़ती है तब मुंह सूख जाता है। और जब आप सिविल सेवा परीक्षा पास करके जाएंगे, फील्ड में जाएंगे, तो आपको प्रायः आई टू आई कांटेक्ट के साथ ही बात करनी पड़ेगी। आपको एक भीड़ को संबोधित करना पड़ सकता है, आपको तमाम तरीके के, विभिन्न तरीके के लोगों से मिलना पड़ सकता है। और ऐसे में केवल आप लेखन के शेर हैं और आप अपने आप को प्रकट नहीं कर सकते हैं, आप अपनी बात से किसी को कन्विंस नहीं कर सकते हैं, तब बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए साक्षात्कार में ज्ञान उतना महत्वपूर्ण नहीं हो जाता है, क्योंकि ज्ञान तो आप प्रदर्शित करके आए हैं। साक्षात्कार में प्रदर्शन है कि जब आप सही उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, जब आप कई प्रकार के लोगों से घिरे हैं, कई प्रकार लोगों के प्रश्न आपके पास आ रहे हैं, तब आप उस समय किस प्रकार रिस्पॉन्स करते हैं, किस प्रकार अनुक्रिया करते हैं, किस प्रकार खुद को बैलेंस रखते हैं, किस प्रकार दिए गए प्रश्न में जो प्रश्न पूछ रहा है उसको किस प्रकार आप संतुष्ट कर देते हैं, किस प्रकार आप एक ही समय में विविध विचारों वाले व्यक्तियों को न सिर्फ अपनी बातों से सहमत करने की क्षमता रखते हैं, बल्कि उन्हें ये एहसास करा देते हैं कि हाँ, आप योग्य हैं और आपका चयन होना चाहिए। इसलिए साक्षात्कार के अंतर्गत आपके व्यक्तित्व के उन पक्षों का परीक्षण होता है जो ज्ञान के द्वारा प्रदर्शित नहीं होते, जो किसी भी व्यक्ति के व्यवहारिक पक्ष को प्रदर्शित ज़्यादा करते हैं। तो अब आप साक्षात्कार के पक्ष को समझ गए हैं। अगर आप इस पक्ष को समझ गए हैं तो आपको साक्षात्कार की तैयारी इसी अनुसार करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, एक समस्या हो गई, क्योंकि जब हम परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हम प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में तो जी जान से लग जाते हैं, बहुत सारी तैयारी करते हैं, लेकिन साक्षात्कार के लिए तैयारी हम नहीं करते। साक्षात्कार के लिए तैयारी जब हम करना शुरू करते हैं, वो तभी करना शुरू करते हैं तब या तो मेंस का एग्ज़ाम दे चुके होते हैं या मेंस के एग्ज़ाम का रिजल्ट आ चुका होता है। उसके पहले हम सोचते ही नहीं कि व्यक्तित्व परीक्षण में या हमारे व्यक्तित्व में किन किन चीज़ों की हमें आवश्यकता हो सकती है। इसलिए जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं उनसे मैं ये कहूँगा कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की तैयारी के साथ साथ वो व्यक्तित्व परीक्षण के भी कई हिस्सों को समझें और ये सोचें कि आखिरकार उनसे कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस पर कभी मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि आखिरकार व्यक्तित्व परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है। अब मित्रों, एक समस्या आती है कि अब आपको व्यक्तित्व परीक्षण का बुलावा आ गया है तो आप करें क्या। इवन तो पहले भी बुलावा ना आया हो तो भी आपको नहीं पता होता क्या करें। जब बहुत सारे बच्चे मेंस का फॉर्म भरते हैं, अपना डैफ वगैरह भरते हैं, कई चीज़ पूछने आते हैं, तो कई बार पूछना है, सर मैं अपनी हॉबी क्या भर दूं। अब कोई टीचर, कोई कोचिंग आपको आपकी हॉबी भी बताएगा, ये तो आपके व्यक्तित्व का एक नकारात्मक पक्ष हो गया ना।
आप अपने नेचर के हिसाब से ग्रो कीजिए, नेचर के हिसाब से खुद को डेवलप कीजिए। आप जब इस परीक्षा में विभिन्न प्रकार के विषय पढ़ रहे हैं, उन विषय की अवधारणाओं को समझिए। और सबसे बड़ी बात, आप भारत के संविधान की प्रस्तावना को याद रखिए। जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है वही आपके सभी प्रश्नों का मूल बिंदु है। हम भारत के लोग जैसा भारत चाहते हैं, उसी भारत के निर्माण के लिए आप एक सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं। तो उसके उद्देश्यों को अगर आप शुरू से समझे रहते हैं तो आपके व्यक्तित्व में चीज़ें आती जाती हैं। दूसरी चीज़ महत्वपूर्ण है कि जब हम व्यक्तित्व की बात करते हैं तो हमारे दो व्यक्तित्व, मतलब दो पक्ष हैं व्यक्तित्व के, एक बाह्य पक्ष है और एक आंतरिक पक्ष है। आंतरिक पक्ष के विकास के साथ साथ बाह्य पक्ष के विकास की भी प्रक्रिया चलनी चाहिए। अर्थात आप अपने बोलने चालने की शैली, इवन दो चलने फिरने की शैली, वस्त्र विन्यास, स्वयं को प्रस्तुत करने की शैली। जैसे अगर आपका विवाह होता है तो आप विवाह के दौरान हर एक व्यक्ति चाहता है वो बेस्ट दिखे, चाहे लड़का हो चाहे वो लड़की हो। उस दिन जो वो परिधान पहनते हैं विवाह के दिन, जयमाला के समय, जो एक शेरवानी, बड़ी चमकदार शेरवानी वगैरह पहन ली जाती है, जो जादूगर वगैरह पहनते होते हैं, और महिलाएं जो लड़कियां हैं वो लहंगा वहंगा पहनती हैं। फिर उसके बाद देखोगे जीवन में दोबारा कभी वे वस्त्र पहने नहीं जाते। प्रायः लड़कियां तो कभी कभी तीज त्यौहार पे पहन भी लेती हैं, लड़के कभी वो दोबारा वस्त्र नहीं पहनते। इसलिए बहुत सारे समझदार लोग वो किराए पे ही ले आते हैं। लेकिन आपको उस दिन उस वस्त्र को पहनने की जरूरत क्यों है? क्योंकि आप उस दिन कोई भी कोर कसर नहीं रखना चाहते कि आपसे खूबसूरत कोई दिखे। भले आप जादूगर दिख रहे हो, जादूगरी करने की जरूरत है ही है, वरना कोई आपसे शादी क्यों करेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब आप इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपका बाह्य स्वरूप, आपका अपीयरेंस भी उतना ही शानदार होना चाहिए। शानदार का मतलब ये है ताम झाम वाला नहीं, चमक धमक वाला नहीं, बहुत फैशनेबल नहीं। एक आईएएस, एक पीसीएस का जो व्यक्तित्व होता है, जो वस्त्र विन्यास होता है, उसी तरह आपको चाहिए। कोट पैंट आप पहन सकते हैं, टाई पहन सकते हैं, लेकिन अगर कोट पैंट टाई आपने कभी पहनी नहीं है और आप पहली बार ट्राई करेंगे तो आप खुद उसमें फंसे रहेंगे। तो आप अपने कोट पैंट टाई पे ध्यान देंगे कि आप साक्षात्कार देंगे। इसलिए अगर जिसको कोट पैंट टाई पहनना हो, समर कोट भी आते हैं, अगर वो तब पहनने हैं तो पहले से ही पहन के आप उनकी प्रैक्टिस किए रहिए, दो दो जोड़ी रखिए। लेकिन अगर आप इस वक्त जाते हैं और इस वक्त बड़ी उमस है ये सारी चीज़ें, तो आप डार्क कलर की कोई पैंट, लाइट कलर की शर्ट, सिंपल टाई, टाई पिन, वही बहुत तामझाम वाली नहीं, सिंपल सी टाई पिन, सिल्वर कलर में आपकी घड़ी होनी चाहिए या ब्लैक पट्टे में घड़ी होनी चाहिए, गोल्डन अवॉइड कीजिए। ब्लैक शूज़ होने चाहिए, मोजे और ब्लैक शूज़ होने चाहिए, वेल पॉलिश्ड हों, बाल न तो बहुत बड़े हों न तो बहुत छोटे हों। अगर आपके पास चश्मा है, आप चश्मा लगाते हैं, तो ब्लैक कमानी का एक अच्छा चश्मा लगाइए। और एक सोबर बट अट्रैक्टिव एक पर्सनालिटी के रूप में अपने बाह्य स्वरूप को भी इंट्रोड्यूस कीजिए, क्योंकि आप पीटी क्रॉस कर चुके हैं, मेंस क्रॉस कर चुके हैं, आप लाखों से अलग हैं। अब साक्षात्कार आपके लिए दबाव नहीं, साक्षात्कार आपके लिए दुख नहीं, साक्षात्कार आपके लिए जश्न का समय होना चाहिए। और जश्न के समय में बाहरी खुशी भी दिखाई पड़नी चाहिए और आंतरिक खुशी तो होनी ही चाहिए। बिना इस खुशी के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर महिलाओं को, अगर लड़कियों को इंटरव्यू में जाना है तो अगर वो साड़ी पहन सकती हैं तो साड़ी पहने, बंद गले का एक ब्लाउज़, थोड़ा सा स्लीव लंबी हो वैसी एक ब्लाउज़ वो पहने, अच्छे से चोटी वगैरह है तो अच्छे से चोटी कर लें, अच्छे से बाल करीने से सजा लें, हल्की छोटी सी एक बिंदी लगाई जा सकती है। बहुत ज़्यादा चूड़ियाँ कड़े नहीं पहने जा सकते। एक घड़ी पहन लीजिए, अगर हो तो एक कड़ा या ब्रेसलेट पहन लीजिए, सिंपल, नहीं तो वो भी ना पहनिए, केवल आप एक घड़ी पहनिए। और इसके अलावा हाई हील मत पहनिए, कोशिश कीजिए। अगर आप कैरी कर सकती हैं तो ठीक है, लेकिन चलें तो बहुत कट 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 की आवाज़ नहीं होनी चाहिए। आप एक फ्लैट हील पहन सकती हैं। अगर आपको साड़ी पहनने की आदत नहीं है तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, वहाँ आप साड़ी संभालती ही रह जाएंगी। तो इससे बेटर है कि आप सलवार कुर्ता लें, कोई सोबर सलवार कुर्ता, खादी का सलवार कुर्ता लिया जा सकता है, कॉटन का सलवार कुर्ता लिया जा सकता है, जिसमें बंद गले का कुर्ता हो सलवार, और उसके बाद एक साइड से दुपट्टा हो। दुपट्टा क्रिस क्रॉस भी लिया जा सकता है, साइड वाला दुपट्टा हो सकता है।
कुल मिला के आप ये समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी का ये एक टर्निंग पॉइंट है, और इस टर्निंग पॉइंट में कोई भी चीज़ आप ऐसी नहीं करेंगे, या कोई भी चीज़ आप ऐसी नहीं छोड़ेंगे जिसमें आपको लगे कि यार थोड़ी गड़बड़ हो गई। तो आंतरिक और बाह्य दोनों रूप में आपको अपने आप को प्रिपेयर करें। तो क्या ये प्रिपरेशन 1, 2 दिन, 4 दिन में हो सकती है? नहीं हो सकती। लेकिन चूंकि हमने शुरू से नहीं की हुई है प्रिपरेशन, इसलिए यहाँ पर किसी एक्सपर्ट या कोचिंग की महत्ता बढ़ जाती है। तब आप बहुत सारे मॉक इंटरव्यू देते हैं, और कई बार मॉक इंटरव्यू ज़्यादा हो जाने पर भी आपको कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन फिर भी कोई चारा बचता नहीं, तो आपको मॉक इंटरव्यू देना पड़ता है। तो आप किसी अच्छी कोचिंग को चुनें, मॉक इंटरव्यू दें। आप अपने दोस्तों से चर्चा कर सकते हैं कि किन किन बातों पर ध्यान दिया जाए। तो आज मैंने आपको बताया कि आखिरकार साक्षात्कार होता क्यों है। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि साक्षात्कार के अंतर्गत आपसे कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किस एरिया से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर मैं उस पर आपसे डिस्कस कर सकता हूं कि क्या संभावित उत्तर हो सकते हैं। तो जो दोस्तों जो इस बार अब इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उनको शुभकामनाएं। अब वो जितना अपने आप को फिट कर सकते हैं फिट करें, निराश न हो, खुश हों। जश्न मनाने का समय है, इसलिए खुश होकर के आप जाएं। जितना आप अंदर से खुशी महसूस करेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, उतना बेहतर आप बाहर कर पाएंगे। हाँ, जो बच्चे इन फ्यूचर में इंटरव्यू देंगे, आप सब देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, तो उनको अभी से अपने व्यक्तित्व परीक्षण के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए। क्या किया जाना चाहिए, इस पर कभी मैं और वीडियो बनाऊंगा। तो मित्रों, अगले वीडियो में मिलता हूँ कि जो इस बार बच्चे एग्जाम में बैठ रहे हैं तो उनको किन किन चीज़ों की तैयारी की जा सकती है। जो साक्षात्कार में जा रहे हैं तो वे कितनी चीज़ों की तैयारी करें, क्या संभावित प्रश्न हो सकते हैं, उन पर हम एक चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं। थैंक यू।